स्टूडेंट्स, मैं अजय सिंह आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और कंटिन्यू ट्राई कर रहे होंगे अपने एम को अचीव करने के लिए। पिछले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच के पोलर एंड नॉन पोलर मटेरियल्स टॉपिक से देखे थे। अब आगे बढ़ रहे हैं, पोलराइजेशन पर भी चर्चा किए थे थोड़ा सा। तो ये हम लोग देख लिए थे कि पोलर मटेरियल हो या नॉन पोलर मटेरियल हो, दोनों में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक छोटे से वॉल्यूम में भी जीरो होता है। पोलर में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रेंडमाइज्ड होते हैं, तो जिससे प्रत्येक मॉलिक्यूल के पास होता है जो रेंडमाइज्ड होते हैं एक छोटे से वॉल्यूम में भी, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जीरो आता है। और नॉन पोलर में तो पोल डाइपोल बनते ही नहीं है, तो उसमें डाइपोल मोमेंट प्रत्येक मॉलिक्यूल का जीरो होता है या वॉल्यूम का भी जीरो होता है। लेकिन जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो पोलर मटेरियल्स के डाइपोल मोमेंट पार्शियली अलाइन होते हैं, थर्मल एजिटेशन के कारण रेंडमाइज होते हैं, लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो टॉर्क अप्लाई होता है वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई से, उसके कारण वो अलाइन होते हैं। पार्शियल अलाइनमेंट मिलता है, कंप्लीट अलाइनमेंट नहीं मिलता है, क्योंकि रेंडमाइजेशन थर्मल एजिटेशन के कारण होता ही है जो एंटी टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि पोलर मटेरियल में रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट मिल जाता है, पार्शियल अलाइनमेंट होता है तब भी, और नॉन पोलर में डाइपोल बन जाते हैं जो जिसके कारण फिर डाइपोल मोमेंट मिल जाता है। दोनों में ही, पोलर नॉन पोलर दोनों में ही रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो आता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होता है। तो अब हम लोग पोलराइजेशन के बारे में देखें। पोलराइजेशन वह क्वांटिटी है जो पर यूनिट डाइपोल मोमेंट को कहते हैं, यानी द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनी मटेरियल इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ दैट मटेरियल, और पोलराइजेशन वेक्टर भी इसको कहते हैं। तो जिसे वेक्टर पी से कैपिटल पी से डिनोट किया जाता है। तो पोलराइजेशन जो होगा, पोलराइजेशन, ये पोलराइजेशन P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बाय वॉल्यूम हो जाता है। अब पोलराइजेशन का डायरेक्शन तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के अलोंग हुआ, इसके डायरेक्शन में हुआ, और इसका मैग्नीट्यूड तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं वॉल्यूम से डिवाइड करके। यूनिट देख रहे हैं, यूनिट ऑफ पोलराइजेशन, यूनिट्स ऑफ पोलराइजेशन P इज इक्वल टू क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के यूनिट याद हो गया आप लोगों को, कूलम्ब मीटर होते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का चार्ज इनटू डिस्टेंस, तो चार्ज का कूलम्ब डिस्टेंस का मीटर, बाय वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, तो यूनिट्स हो जाएंगे कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये समझ रहे हैं आप लोग। और डायमेंशंस भी कितने आसान हैं, यहाँ पर ATL ऊपर हो गया और नीचे L3 हो जाएगा, या यहाँ से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं ATL-2, या यहाँ से भी ATL-2। ये डायमेंशंस हो गए। और वेक्टर है वो तो दिखता ही है, वो तो पहले डिफाइन किया गया था। पोलराइजेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम लोग देखें इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में यहाँ पर देखें, हम मिटाते हैं इसको। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बिलिटी, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसे काई ई से डिनोट करते हैं। काई समझ ही रहे हैं आप लोग, ई के लिए स्मॉल ई भी देते हैं और कैपिटल ई भी दे सकते हैं, यहाँ पर दोनों सही है। ये समझ रहे हैं कि पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ाने पर पोलराइजेशन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ये पोलराइजेशन मिलता क्यों है? क्योंकि डाइपोल मोमेंट मिल जाता है किसी भी पोलर या नॉन पोलर मटेरियल के पास। तो ये समझिए कि ये डाइपोल मोमेंट जो होते हैं वो टॉर्क के कारण अलाइन होते हैं जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई किया गया है और ये सब डाइपोल मोमेंट्स हैं, ये वेक्टर P1 P2 ऐसे डाइपोल मोमेंट्स के लिए कर रहे हैं,
तो P3 P4 ये सब डाइपोल मोमेंट्स हैं। तो P क्रॉस E, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे उतना टॉर्क बढ़ेगा, और जितना ही टॉर्क बढ़ेगा उतना ही डाइपोल मोमेंट और एलाइन होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, एलाइनेशन उनका और बढ़ेगा। और जितना ही एलाइनेशन बढ़ेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, उतना ही ज़्यादा डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा, जिससे उतना पोलराइजेशन भी बढ़ेगा। क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो डाइपोल मोमेंट बढ़ गया, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो उस सिचुएशन में पोलराइजेशन वेक्टर बढ़ जाएगा। तो इसका अर्थ है कि यह जो पोलराइजेशन है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पोलराइजेशन वेक्टर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। और पोलराइजेशन वेक्टर P इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आता है काई ई वेक्टर, इकाई से डिनोट करते हैं इस कांस्टेंट को, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, जो कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रिक का। तो काई के यूनिट डायमेंशन क्या होंगे? सबसे पहली बात ये स्केलर है। दूसरी बात काई ई इज इक्वल टू पी अपॉन ई होगा, काई इज इक्वल टू पी अपॉन ई। तो पोलराइजेशन के यूनिट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट, तो यहीं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के यूनिट होंगे। तो पोलराइजेशन के यूनिट्स ऑफ काई ई इज इक्वल टू, पोलराइजेशन की यूनिट क्या होंगे वो अभी इसके पहले हम लोग देखे थे, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। बाय इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के यूनिट क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट क्या होंगे, तो न्यूटन पर कूलम्ब या वोल्ट पर मीटर, दोनों में से जो मन करे आप याद लिख सकते हैं यहाँ पर। तो न्यूटन पर कूलम्ब भी लिख देते हैं, ज़्यादा यूज यही होता है, इसीलिए न्यूटन पर कूलम्ब ले लेते हैं, और वोल्ट पर मीटर लेके भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये ऊपर हो गया पोलराइजेशन का कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा न्यूटन पर कूलम्ब। तो इससे यूनिट क्या हो जाएंगे पोलराइजेशन के, वो कूलम्ब, ये कूलम्ब -1 ऊपर जाएगा तो कूलम्ब स्क्वायर हो गया, न्यूटन ऊपर जाएगा तो पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यही यूनिट आप लोगों को ध्यान होगा इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का ही, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी के भी यही यूनिट्स होते हैं, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर परमिटिविटी के। अब डायमेंशंस क्या होंगे, तो सिमिलरली यहाँ से डायमेंशंस को सीधे सीधे फाइंड कर सकते हैं हम लोग, या पूरा शुरू से फाइंड कर सकते हैं। कूलम्ब स्क्वायर, तो डायमेंशंस के लिए देखिए यहाँ पर काई के डायमेंशंस क्या होंगे, तो देखिए कूलम्ब का यहाँ पर 80 होता है डायमेंशंस चार्ज के, वो स्क्वायर है तो A2T2 लिख सकते हैं। और यहाँ न्यूटन के पावर -1 है, तो न्यूटन फोर्स है तो MLT-2 होंगे फोर्स के डायमेंशंस पावर -1। यहाँ से भी और यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हैं, जहाँ से आपको आसान लगे। हम यहाँ यूनिट पता है तो इसी से जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं। अब मीटर के पावर -2 है, मीटर किसके लिए है? लेंथ के लिए है। तो लेंथ का होता है L, पावर -2 है तो -2 डायमेंशंस हो गए। तो यहाँ से क्लियर है कि डायमेंशंस हो जाएंगे M-1, M-1, L-1 यहाँ से, L-2 यहाँ से, तो L-3। और फिर T के लिए देखें तो T-2 और -1 +2 और T2, तो T4 A2, यहाँ पर जो बचा हुआ है वही A2, M-1, L-3, T4, A2। ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के डायमेंशंस हो गए और स्केलर यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, हमको लगता है कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं, चार्ज देख रहे हैं। डिफरेंट सरफेसेस पर चार्ज क्या होते हैं जब
हम मेटल प्लेट्स को, डिफरेंट मेटल प्लेट्स को एक दूसरे की पैरेलल और क्लोज में प्लेस्ड कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में एक किसी सरफेस पर, एक सरफेस पर चार्ज दे रहे हैं या दो सरफेस पर चार्ज दे रहे हैं या तीन अलग अलग मेटल प्लेट्स के मतलब डिफरेंट सरफेसेस पर चार्ज दे रहे हैं, तो उस सिचुएशन में चार्जेज क्या होंगे, मतलब एक प्लेट पर चार्ज दे रहे हैं या दूसरे पर या तीनों पर दे रहे हैं या चार दे रहे हैं, 5 प्लेट, जितना मन करे हम लोग लगा सकते हैं। इसके लिए कॉन्सेप्ट्स को ध्यान दीजिए। यहाँ पर हेडिंग डी charges on electric charges on different surfaces of metal plates placed parallel and close to each other। तो मान लीजिए एक यह मेटल प्लेट है, 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 ऐसे बहुत से मेटल प्लेट्स हैं। हम 3 का लेके समझा देते हैं, उतना ही काफ़ी है। मान लीजिए दूर दूर कर दें, यहाँ पर एक मेटल प्लेट यह है, एक यह है, एक यह है। इस पर चार्ज हम दे रहे हैं Q1 और इस पर हम चार्ज दे देते हैं Q2। ये कोई चार्ज दे सकते हैं, प्लस माइनस जो मर्जी। इस पर भी दे सकते हैं, इस पर माइनस प्लस, इस पर माइनस प्लस, इस पर Q3 माइनस प्लस, कुछ भी दे सकते हैं, जो मर्जी करे। अब Q1 जो चार्ज देंगे इसका आधा, ये सब मेटल प्लेट्स हैं, ये सब मेटल है, मेटल प्लेट्स हैं, ये भी मेटल है, यह भी मेटल है, वो भी मेटल है, छोड़ दीजिए, एक जगह लिख दिए। ये चार्ज जितना दे रहे हैं इसका आधा इस सरफेस पर और आधा इस सरफेस पर, ऐसा नहीं जाएगा। वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करेगा, उसके आधार पर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो यहाँ पर Q1 और Q2 दोनों चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे और जो इंड्यूस होगा चार्ज उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। तो मेन Q1 Q2 कारण नहीं आएगा, इंड्यूस के कारण। अब देखिए अपने दिख जाएगा आप लोगों को। तो यह कोई मेटल प्लेट है, ये इसको चौड़ा करके दिखाते हैं। यह भी एक मेटल प्लेट है जिसे चौड़ा करके दिखाते हैं। यहाँ पर इसके पास भी वेट है, मान लो। अब यहाँ पर मान लेते हैं इस साइड Q चार्ज इंड्यूस, मतलब Q1 चार्ज का Q चार्ज इधर गया है और रिमेनिंग चार्ज इधर है, तो इधर कितना चार्ज बचेगा, Q1 माइनस Q। अब यहाँ Q चार्ज है तो इस पर माइनस Q चार्ज इंड्यूस होगा, इस पर प्लस Q चार्ज इंड्यूस होगा, और जब इस पर प्लस Q चार्ज इंड्यूस होगा तो इस पर माइनस Q चार्ज इंड्यूस होगा, इधर भी प्लस Q होगा, और Q2 है तो उसको भी यहाँ जोड़ लिख देंगे ऐड करके। अब चाहे तो इधर से भी कर सकते हैं, Q2 में से कुछ इधर रख लेंगे, बाकी इधर चला जाएगा। अब इसके कारण यहाँ इंड्यूस होगा, फिर यहाँ भी इंड्यूस होगा, यहाँ भी इंड्यूस होगा, फिर इस Q1 को यहाँ लाके जोड़ देंगे। वैसे भी कीजिएगा तो एक ही बात आएगा। आप जैसे मन करे कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कहीं से भी। ये ध्यान रखना है, आउटर प्लेट्स के रिजल्ट बता देते हैं हम क्या होता है इसका रिजल्ट। आउटर प्लेट्स के आउटर सरफेसेस पर चार्जेज सेम होते हैं, मैग्नीट्यूड में भी और साइन में भी। आउटर प्लेट्स के आउटर सरफेसेस पर चार्ज सेम होते हैं, मैग्नीट्यूड और साइन दोनों में। अब देखिए कैसे होते हैं, ये देखिए यहाँ पर, जैसे यह Q चार्ज, जैसे इसको पॉजिटिव ले लेते हैं तो इसको भी पॉजिटिव, इसको भी निगेटिव। हो सकता है ये निगेटिव आ जाए, ये पॉजिटिव आ जाए, या हो सकता है ये दोनों पॉजिटिव हो, या हो सकता है यह पॉजिटिव आ जाए या निगेटिव आ जाए, या यह पॉजिटिव आ जाए या निगेटिव आ जाए। कुछ भी संभावना है, पॉसिबिलिटी है। वो तो डिपेंड करता है Q2 चार्ज हमने कितना दिया है उस पर भी। लेकिन हम ऐसा कर रहे हैं कि ये Q1 पॉजिटिव यदि मान रहे हैं तो हम ये दोनों को पॉजिटिव लेके चलेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगा कॉन्सेप्ट में, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। तो ये Q पॉजिटिव है तो इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो Q चार्ज के कारण अवे फ्रॉम चार्ज होगा। इसका एरिया A, इसका भी एरिया A एरिया मान रहे हैं, सारे सरफेसेस का एरिया A मान रहे हैं। तो इस Q चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ की ओर होगा, आगे की ओर होगा, प्लस चार्ज के कारण। Q1 माइनस Q चार्ज के कारण भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की ओर होगा, आगे की ओर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें कहीं भी देख सकते हैं। वो मत सोचिए कि बीच में ही देखेंगे, नहीं, जहां मन क्या आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख सकते हैं। कंडक्टर, मेटल कंडक्टर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो हम लोग किसी में भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर लेंगे, बाकी सारे सरफेसेस पर के चार्जेज को देखेंगे, सारे सरफेसेस पर के चार्जेज के कारण रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर देंगे। और किसी भी में भी कर सकते हैं, किसी मेटल प्लेट में, जिसमें मन करे आपको।
तो देखिए यहाँ पर Q के कारण इधर हो गया, Q1 माइनस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आगे होगा, इस माइनस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी ओर होगा। तो माइनस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इधर की ओर होगा। इसको हम E1 मान लें, इसको हम E2 मान लें, इसको हम E3 मान लें, एज्यूम कर लेते हैं। और ये प्लस Q चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, पीछे ही हो, इससे अवे होगा, तो इधर की ओर होगा E4। या जो पॉइंट है इस माइनस Q चार्ज से आगे है, इस कारण इस पॉइंट पर माइनस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे होगा, माइनस चार्ज की ओर होगा। अब प्लस Q चार्ज से ये इधर है तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये इन दोनों के कारण हो गया। माइनस Q चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की ओर होगा, वो आगे की ओर होगा, इस माइनस Q चार्ज की ओर होगा। ये पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, पीछे की ओर होगा। आप कभी भी कन्फ्यूज मत होइएगा, ये हो सकता है नेगेटिव हो, लेकिन यदि यहाँ माइनस दिख रहा है तब यहाँ माइनस देखेंगे, माइनस के कारण देखेंगे। यदि यहाँ पर प्लस करके आ रहा है, भले इसका मैं वैल्यू निकालने पर माइनस में आ रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ प्लस दिखाई दे रहा है तो उसी अकॉर्डिंग बढ़ेंगे। तो ये E1 E2 E4, ये E3 है, E4 है, इसको E5, एक तो छूट गया, E1 E2 E3 E4, यह E5 है, यह E5 इसको मान लेते हैं, इसके कारण देख रहे हैं E5, और यह इसके कारण देख रहे हैं तो E6 ले लेते हैं। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जीरो होगा, तो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5 प्लस E6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस E1 का डायरेक्शन जो आगे की ओर है वो किसके कारण हुआ था, E1 का डायरेक्शन, ये Q1 माइनस Q या Q किसी एक के कारण, दोनों के कारण तो डायरेक्शन आगे ही था। तो ध्यान दीजिए आप, ये Q1 माइनस Q के कारण जो है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये Q1 माइनस Q एक सरफेस है, यहाँ पर ये ए सरफेस एरिया के एक सरफेस एरिया पर पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये प्लेन शीट ऑफ चार्ज जैसा बिहेव करेगा क्योंकि सरफेस पर चार्ज एक तरफ इधर पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये Q चार्ज इस तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यह भी एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज जैसा बिहेव करेगा। तो प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, याद होगा आपको। सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पर कितना हो जाएगा, Q1 माइनस Q अपॉन ए, और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है तो Q1 माइनस Q बाई ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ जाएगा। ये E1 का वैल्यू प्लस E2 भी कहाँ है, आगे है, ये Q चार्ज के कारण है, तो प्लस Q अपॉन ए इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी वही होगा। अब माइनस Q चार्ज के कारण देख रहे हैं, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E3 पीछे है, तो माइनस Q चार्ज को नहीं लेना है। ध्यान रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। ध्यान ये रखना है कि ज़्यादा सही करने के लिए आप किसी भी वेक्टर की बात करें तो उसके डायरेक्शन को प्रैक्टिकली चेक कीजिए, प्लस और माइनस साइन उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में से नहीं लेना है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो फिजिकल क्वांटिटी जो हो गए वो कौन हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। या उसे भी देखें तो इसमें चार्ज होता है, डिस्टेंस होता है, और ये तो खैर कॉन्स्टेंट ही है। तो डिस्टेंस ही होता है, वो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो हम लोगों को चार्ज का साइन नहीं लेना है, बल्कि साइन के कारण डायरेक्शन प्रैक्टिकली चेक करना है। किसी वेक्टर क्वांटिटी को डील करने के साथ, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को जब डील करते हैं आप, तो इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि उससे रिलेटेड जो भी क्वांटिटीज हैं उनका साइन आप नहीं लें, बल्कि डायरेक्शन प्रैक्टिकली चेक करें। साइन के कारण ही अपने डायरेक्शन दिखाई देगा, वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। और साइन लेके भी बना सकते हैं, जो सब जगह सही नहीं होगा, कहीं कहीं गलती भी हो सकता है आपसे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो हम माइनस Q चार्ज के कारण इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड देखे हैं तो पीछे हुआ है। यदि ये प्लस होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता, आगे होता। तो पीछे हुआ है माइनस चार्ज के कारण, तो हम चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ लेंगे, साइन नहीं लेंगे। और यदि आगे वाले सारे डायरेक्शंस को हम प्लस ले रहे हैं तो पीछे वाले सारे डायरेक्शंस को माइनस लेना पड़ेगा। तो माइनस डायरेक्शन के कारण लगाएंगे, साइन के कारण नहीं लगेगा। लेकिन साइन के कारण ही डायरेक्शन पीछे आ रहा है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, मैग्नीट्यूड Q अपॉन यहाँ पर वही एरिया A इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, ये सब जगह यहीं आएगा।
अब इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, पीछे ही है, तो फिर यहाँ माइनस लगाएंगे। भले चार्ज का साइन माइनस नहीं है लेकिन डायरेक्शन पीछे है तो माइनस लगाएंगे। क्यू बाई ए इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट। अब फिर इस माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, आगे, तो माइनस चार्ज है लेकिन यहाँ डायरेक्शन आगे है तो प्लस लगाएंगे और चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे यहाँ पर। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है तो Q अपॉन ए इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, पीछे है, तो भले ये प्लस है लेकिन डायरेक्शन पीछे है तो माइनस करेंगे। Q प्लस Q2 अपॉन ए इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट। हमको लगता है कोई डाउट नहीं है। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, इज इक्वल टू 0 होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब ध्यान दीजिए आप, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बच जाएगा यह और यह टर्म। दोनों में ए इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट नीचे है, जिसको कॉमन लेके उधर भेजेंगे तो 0 इंटू दिस में 0 हो जाएगा, तो इधर बच जाएगा, यहाँ पर बचेगा Q1 माइनस Q माइनस वहाँ पर माइनस Q प्लस Q2 इज इक्वल टू कितना, 0। इसको उधर लेके चले जा रहे हैं तो Q1 माइनस Q इज इक्वल टू Q प्लस Q2। ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ध्यान दीजिए बोर्ड पर, Q1 माइनस Q, Q1 माइनस Q, Q प्लस Q2, Q प्लस Q2 यहाँ पर दिख रहा है, Q प्लस Q2 वहाँ पर, यानी आउटर प्लेट्स के आउटर सरफेसेस पर चार्जेज जो होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, साइन में भी और मैग्नीट्यूड में भी, कोई डाउट नहीं है। तो सीधे सीधे अब आपको यहाँ कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, यदि चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ रख दिया जाएगा तो हमको लगता है आप अप्रोच कर लेंगे आप। तो वो उसमें करना क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन तो आप कर लीजिए, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया वैसे डिस्ट्रीब्यूशन आप कर लीजिए, और डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद ये आउटर प्लेट्स के आउटर सरफेसेस पर, आउटर मोस्ट प्लेट्स के आउटर सरफेसेस पर चार्जेज को सेम कर लीजिए, बात खत्म है। या सीधे कहें आउटर मोस्ट सरफेसेस पर चार्जेज को इक्वल कर दीजिए, अपने आप सब चीज उसमें आ जाएगा। अब इसमें चार्ज कितना होगा प्रत्येक सरफेस पर, तो यहाँ दिख रहा है Q1 माइनस Q इज इक्वल टू Q प्लस Q2। तो Q का वैल्यू जिसे हमने माना एज्यूम किया है Q कहीं कि इस पर चार्ज Q है, तो Q का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, इसको उधर लेके चले जाएंगे तो यहाँ माइनस Q इधर जाएगा तो प्लस Q होगा, Q2 को इधर लाएंगे तो Q1 माइनस Q2 होगा, तो Q1 माइनस Q इज इक्वल टू Q, अब माइनस Q उधर जाएगा तो प्लस Q, 2Q, तो हैंस Q इज इक्वल टू आ जाएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। अब डायरेक्ट भी यहाँ पर हम बता सकते थे कि दिस माइनस दिस बाई 2 आएगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब इधर से चल रहे हैं तब, और जब इधर से चल रहे हैं तो यहाँ Q चार्ज हमने माना है तो Q2 माइनस Q1 बाई 2 आएगा, लेकिन ये दोनों प्लेट्स पर किनारे किनारे चार्जेस दिए गए हैं तब ऐसे आ रहा है, यदि बीच वाले प्लेट पर दिया जाएगा तो चेंज हो जाएगा। इसीलिए कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ना ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग, यदि आप ट्रिकी चाहते हैं कि ट्रिक से जल्दी बना लें हम क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा कि यदि 3 प्लेट में दिया हुआ है, 3 प्लेट्स दिए हुए हैं, आप बीच वाले प्लेट पर कोई चार्ज नहीं है, किनारे किनारे वाले प्लेट पर चार्ज है, तो इस सरफेस पर जो चार्ज आएगा, इस सरफेस पर Q चार्ज जो हमने माना है, ये सीधे Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 होगा, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। और यदि यहां पर आप Q मान रहे हैं, इधर से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किए हैं आप, यहां से Q मान रहे हैं, यहां पर इस सरफेस पर Q मान रहे हैं, तो Q2 माइनस Q1 अपॉन 2 होगा। जिस सरफेस पर आप मान रहे हैं इनर सरफेस पर चार्ज, उसमें से, उसी प्लेट पर जो टोटल चार्ज है उसमें से आउटर, दूसरा जो आउटर प्लेट है, आउटर मोस्ट प्लेट, उसमें से उसके चार्ज को सब्ट्रैक्ट करके और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं आप। अब यदि मान लीजिए यहाँ पर माइनस होता तो उस सिचुएशन में यहाँ पर माइनस Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 आता। यदि यहाँ पर माइनस होता तो प्लस हो जाता, Q1 माइनस माइनस Q2 यानी प्लस हो जाता। वो सब तो छोटी छोटी बातें हैं जिसे आप, हमको लग रहा है अच्छी तरह से समझ रहे हैं, इसलिए उस पर टाइम वेस्ट करना बेकार है। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट में।
अब हम लोग पोटेंशियल से रिलेटेड चीज़ देखेंगे, लेकिन इसका एक चीज़ है, देख ले पहले कैपेसिटेंस, तब हम लोग फिर हम क्वेश्चन बनवाएंगे पोटेंशियल से रिलेटेड चीज़। पहले कैपेसिटेंस देखने के बाद देखो यहाँ पर जैसे को प्रॉब्लम्स कैसे हो सकता है, ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकता है कि ये डिफरेंट सेल्स हैं जिस पे चार्ज दिए गए हैं, जैसे इस पर Q1 चार्ज, इस पर Q2 चार्ज, इस पर Q3 चार्ज, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा सकता है। ABC प्लेट्स हैं तो, या किसी एक को ग्राउंडेड कर दिए हैं तब क्या होगा, इसको ग्राउंडेड किए हैं तो क्या होगा, या इसको ग्राउंडेड किए हैं तो क्या होगा, या इसको ग्राउंडेड किए हो तो क्या होगा, ये सब इस टाइप का, या अदर पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड बहुत से प्रॉब्लम्स को हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले कैपेसिटेंस देख लें और कैपेसिटर देख लें, तब लास्ट में देखेंगे हम लोग। तो पहले कैपेसिटेंस और कैपेसिटर पर बढ़ रहे हैं। ये बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है, लेकिन ग्राउंडेड जब कर दिया जाता है तो क्या होता है, थोड़ा सा उसी में सोचना पड़ता है। वो भी बहुत टफ नहीं है, बहुत आसानी है, जो आपको कॉन्सेप्ट से दिखाई देगा। तो बढ़ेंगे तो दिखाई देगा आप लोगों को। पहले कैपेसिटेंस क्या है इसके बारे में देखें। कैपेसिटेंस, ये समझिए, कैपेसिटेंस मतलब सीधे सीधे समझिए कैपेसिटी। कैपेसिटेंस मतलब सीधे सीधे नाम कैपेसिटी का है। जैसे किसी बॉडी पर चार्ज लेने की जो कैपेसिटी होती है उसी को उसका कैपेसिटेंस कह देते हैं। ये इलेक्ट्रिकल नाम है, इसलिए कैपेसिटी नहीं कह के कैपेसिटेंस कह देते हैं। जैसे देखिए 1 लीटर का बॉटल यदि है तो हम ये कंफर्म है कि उसमें मान लेते हैं आप सबसे ऊपर तक 1 ही लीटर वाटर भरता है, वाटर वो कंटेन करता है, या 1 लीटर कोई भी उसका वॉल्यूम है 1 लीटर ऊपर तक मान के चल रहे हैं। तो आप 1 लीटर वाटर या 1 लीटर मिल्क या जो भी आप डाल रहे हैं उसमें ऊपर तक डालिएगा, तब तक वाटर उसमें रहेगा। और 1 लीटर से एबव जो वाटर डालिएगा उसमें वो अमाउंट क्या होगा, जैसे जैसे आप डालिएगा वैसे वैसे बाहर गिर जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे बॉटल के लिए हो गया 1 लीटर उसकी कैपेसिटी है, यदि 1 लीटर का बॉटल है तो ठीक वैसे ही किसी भी बॉडी के पास कैपेसिटी होता है चार्ज रखने का। वो कितना चार्ज रख सकता है, उस कैपेसिटी से ज़्यादा चार्ज वो नहीं रख सकता है अपने में। तो इसके लिए आप लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हम लोग देख चुके हैं पिछले चैप्टर में। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कि जितने मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई भी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, एक बार मतलब रिपीट कर रहे हैं, जितने मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई भी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में ब्रेक डाउन हो जाता है, डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन हो जाता है, जितने मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वही मिनिमम वैल्यू उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाता है। तो एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर के काफ़ी करीब होता है, क्लोज में होता है उसका। 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर एयर का। तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए यह कोई बॉडी है या कोई भी किसी भी शेप में बॉडी है, ऐसा नहीं है कि क्यूबॉइड ही है या कोई है। जब इस पर हम चार्ज देते हैं यहाँ पर, तो मान लेते हैं कि इस बॉडी पर जब हम 15 माइक्रोकूलम चार्ज दिए हैं, तब इसके सरफेस पर जो पोटेंशियल हुआ है या बॉडी के अंदर, तो उसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पर मान लेते हैं 2.9, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 2.9 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर हो रहा है। जब हम 16 माइक्रोकूलम कर दिए हैं, तब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 16 माइक्रोकूलम पर 2.999 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर हो रहा है। जब यहाँ पर हम 16.2 माइक्रोकूलम कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर को क्रॉस कर जा रहा है, मतलब इससे जस्ट ज़्यादा हो जा रहा है। तो 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर से जब ज़्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ जो एयर है,
एयर में डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा, क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतना ही है। तो जब ब्रेकडाउन हो जाएगा तो उस सिचुएशन में 0.2 माइक्रोकूलम जो चार्ज है वो इसमें से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो 16 माइक्रोकूलम चार्ज फिर बच जाएगा, और जैसे ही 16 माइक्रोकूलम चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अब घट के 2.99 दिस मच हो जाएगा। तो जब इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा तो फिर वो एयर जो है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम जैसा बिहेव करने लगेगा, मतलब इंसुलेटर एज इंसुलेटर बिहेव करेगा। कब, जब यहाँ पर 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर से, सॉरी वोल्ट पर मीटर है, मीटर लिखा गया था, वोल्ट पर मीटर से घट के इतना हो जाएगा, तो फिर वो ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम जैसा बिहेव करेगा एयर। लेकिन फिर जब हम चार्ज यहाँ और देंगे तो जितना 16 माइक्रोकूलम से एबव चार्ज देंगे उसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बराबर होगा, और उसके बाद ब्रेकडाउन हो करके एयर का ब्रेकडाउन होकर चार्जेज इस पर से बाहर निकलते रहेंगे, और जैसे ही चार्ज घट जाएगा फिर एयर जो है वहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम जैसा बिहेव करने लगेगा। तो इस तरह से चार्जेज जितना 16 माइक्रोकूलम से ज़्यादा देते जाएंगे वो इस पर से बाहर गिरते जाएगा। जैसे वाटर, 1 लीटर के बॉटल में वाटर जब भरते जाते हैं तो 1 लीटर से ज़्यादा वाटर भरते हैं तो बाहर गिरते जाता है, बाहर गिरते, वैसे ही जितना यहाँ पर चार्ज 16 माइक्रोकूलम से ज़्यादा भरेंगे वो सब इसमें से बाहर गिरते जाएगा। यानी इसके चार्ज लेने का कैपेसिटी कितना हो गया, 16 माइक्रोकूलम हो गया। जो इलेक्ट्रिकल टर्म है यहाँ पर चार्ज, तो इसीलिए उसको कैपेसिटी नहीं करके उसका अलग नाम दे दिया गया है जिसे कहा जाता है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन कैपेसिटेंस को बुक के अनुसार अलग तरह से डिफाइन किया गया है। ये समझने के लिए है जो हम बताएं बुक के अनुसार क्या है, ये ध्यान दीजिए। कैपेसिटेंस जो है बुक की, उनके परिभाषा के बुक के अकॉर्डिंग या सही भी है कि किसी भी बॉडी पर जब हम पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं तो उस पर चार्ज, जहाँ कहीं पर पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो चार्ज ज़्यादा होता है। अब इसको ये उल्टा कहा गया है, मतलब उल्टा है नहीं, दोनों तरफ से देखा जाए तो ठीक है। पोटेंशियल बढ़ता है तो इसका अर्थ है चार्ज बढ़ता है, और चार्ज बढ़ता है तो इसका अर्थ है पोटेंशियल बढ़ता है। किसी बॉडी पर चार्ज बढ़ाएंगे तो इसका अर्थ है वहाँ पोटेंशियल बढ़ेगा, उसके कारण पोटेंशियल वहाँ या उसके कहीं भी उसके कारण पोटेंशियल देखेंगे तो इंक्रीज करेगा। और यदि हम किसी बॉडी का पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो इसका अर्थ है उस पर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। तो पोटेंशियल बढ़ रहा है इसका अर्थ है चार्ज इंक्रीज कर रहा है, और चार्ज बढ़ रहा है इसका अर्थ है पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। दोनों ही सिचुएशन में हम लोग देख सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, वास्तव में क्यू भी जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू ही लिखना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू के, बॉडी पर चार्ज जितना ज़्यादा दिए पोटेंशियल उसका ज़्यादा हो गया। और भी डायरेक्टली इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आता है जिसे 1/c लिखते हैं, मतलब c कांस्टेंट है इनटू q। अब यह जो c कांस्टेंट है यही कांस्टेंट कहलाता है कैपेसिटेंस ऑफ दैट मटेरियल ऑफ दैट बॉडी। किसी बॉडी का कैपेसिटेंस जो होगा वह c है, v इज इक्वल टू 1/c इंटू q, और q इज इक्वल टू c इंटू v। इसमें से कोई भी लिख सकते हैं, और c इज इक्वल टू यहाँ पर q अपॉन v। अब इसके अनुसार कैपेसिटेंस का यूनिट्स, कैपेसिटेंस के यूनिट्स देखते हैं। कैपेसिटेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ये तो समझ में आ ही रहा है कि चार्ज का कैपेसिटी है तो स्केलर ही होगा, चार्ज का जो कैपेसिटी है। अब ये इसका यूनिट्स क्या है, तो इसका यूनिट कूलम्ब, चार्ज के यूनिट्स कूलम्ब। अब वोल्ट, ये पोटेंशियल है तो इसका यूनिट वोल्ट, तो कूलम्ब पर वोल्ट होता है, जिसे साइंटिस्ट के सम्मान में, साइंटिस्ट फैराड के सम्मान में इस यूनिट को फैराड यानी F लिख दिया जाता है। तो कूलम्ब पर वोल्ट और फैराड F इसके यूनिट्स होंगे, जिसका स्टेट फैराड यूनिट भी होता है, ये CU यूनिट। तो हालांकि उस उधर नहीं चलना है स्टैट में, वो पढ़ना नहीं है, लेकिन जान लीजिए स्टैट लगा देते हैं जब ESCU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट देखना होता है तो हम लोग को SI यूनिट ही फॉलो करना है।
इसके डायमेंशंस क्या होंगे कैपेसिटेंस के, वो भी क्लियर है कि कैपेसिटेंस के डायमेंशंस यहाँ दिख रहे हैं। ऊपर चार्ज के डायमेंशंस 80 और नीचे वोल्ट के डायमेंशंस, वोल्ट का डायमेंशन मतलब पोटेंशियल का डायमेंशन वर्क अपॉन चार्ज, तो वर्क का हो जाएगा ml/t-2। कहीं भी हम रटने के लिए आपको नहीं कहेंगे, वो कहीं भी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क बाई चार्ज, तो ml/t-2/80, 80 ऊपर चला जाएगा तो A2T2 हो जाएगा ऊपर, तो ऊपर हो जाएगा यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं आप A2T2/ml/2 इज इक्वल टू m-1। L2 नीचे है ऊपर जाएगा तो L-2, T-2 नीचे है ऊपर जाएगा तो +2 और +2 +4 T4, और A2 तो खैर ऊपर ही है तो A2, m-1 L-2 T4 A2, यही कैपेसिटेंस के डायमेंशंस हो जाएंगे। अब हम लोग कैपेसिटेंस के बारे में देख लिए, कैपेसिटेंस बढ़ाने का उपाय है, कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज कराते हैं बॉडीज का, ये देखिए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए जो डिवाइस है उसका नाम है कैपेसिटर, जिसे मार्केट में कंडेंसर नाम से जाना जाता है। फैन वगैरह के लिए भी कंडेंसर मिलता है। और देखिए क्या है कैपेसिटर। कंडेंसर मतलब जो कंडेंस करे चार्ज को, जितना ज़्यादा कंडेंस कर दे वो उसका कैपेसिटेंस उतना ज़्यादा होता है। अब देखिए यहाँ पर कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर कैसे क्यों बनाया जाता है, कॉन्सेप्ट उसका क्या होता है, क्या करते हैं कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए, क्या उपाय है कि यह एक मेटल प्लेट है जिस पर हम चार्ज देना चाहते हैं। तो इस मेटल प्लेट पर जब चार्ज देंगे तो इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। यदि इस पर प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं, एक दूसरा मेटल प्लेट इसके क्लोज में प्लेस कर दें और इस पर चार्ज -Q दे दें, तब तो क्लियर है कि +Q, ये क्लोज में है दोनों, तो +Q चार्ज के कारण जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मिलेगा आउटर सब, ये दोनों प्लेट्स के बाहर की बात की जा रही है। +Q के कारण जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा आगे की ओर, -Q चार्ज के कारण लगभग उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा पीछे की ओर। हालांकि -Q चार्ज यहाँ नज़दीक है तो थोड़ा सा यह ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यदि यह E1 है, यह E2 है इसका मैग्नीट्यूड, तो E2 का मैग्नीट्यूड E1 से जस्ट ज़्यादा होगा, यानी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हम लोग 0 के काफ़ी करीब होता है, तो हम लोग 0 ही ले लेते हैं। इधर भी देखिएगा तो +Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की ओर, बाहर की ओर, और -Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की ओर, अंदर की ओर। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड +Q चार्ज के कारण थोड़ा सा ज़्यादा होगा, जिसे E3 E4 नाम दे दें, तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 0 मान लिया था। हाँ, दोनों प्लेट्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट मिलते हैं, +Q चार्ज के कारण आगे और -Q चार्ज के कारण आगे, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऐड हो जाते हैं। लेकिन इन दोनों प्लेट्स से बाहर की बात करें तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 के काफ़ी करीब होगा। अब ध्यान दीजिए, अब जब इस पर चार्ज पहले अकेले प्लेट था तो इस पर चार्ज आप हो सकता है 85 माइक्रोकूलम चार्ज दे रहे थे, तब तक इस पर उससे अधिक चार्ज ये नहीं रख पा रहा था, यानी कैपेसिटेंस इसका 85 माइक्रोकूलम के कारण मिल रहा था। तो इस पर मैक्सिमम चार्ज रखने का लिमिट 85 माइक्रोकूलम था। अब ध्यान दीजिए, अब ये माइनस चार्ज यहाँ आप अप्लाई करते हैं, -Q चार्ज 85 माइक्रोकूलम इस पर दिए, तो इस पर भी -85 माइक्रोकूलम यदि दे दिए, तो अब तो क्लियर है ना कि अब डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं होगा एयर में। इसके बाहर की बात हो रही है, इसके अंदर की बात नहीं हो रही है। अंदर मेंटेन करते हैं दूसरे तरीके से हम लोग, बाहर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो जब बाहर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो 0 के काफ़ी करीब होगा, वो बहुत मतलब कम होगा, नेग्लिजिबल वैल्यू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तब तो क्लियर है कि 85 माइक्रोकूलम से चार्ज को हम यहाँ पर 850 माइक्रोकूलम भी रखेंगे, मतलब 10 टाइप्स भी बढ़ा दें, 10 टाइम्स भी बढ़ा दें, तब भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू थोड़ा सा मिलेगा, बहुत कम वैल्यू मिलेगा, यानी डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं होगा। अब यदि यहाँ पर 1000 टाइम्स भी बढ़ा दें चार्ज का वैल्यू, 1000 टाइम्स, एक हम ये एजम्पशन कर रहे हैं, ये रियल वैल्यू नहीं है कि हाँ 1000 टाइम्स भी बढ़ा सकते हैं,
वो अब वहाँ पर वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कितना हो रहा है, वहाँ पर कितना डिस्टेंस दोनों के बीच में हम रख रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करेगा। और चार्जेज प्रॉपर दोनों पर दे रहे हैं इक्वल अमाउंट में और साइन अपोजिट, तब उस पर भी डिपेंड करेगा। और साथ साथ मेन है कि डिस्टेंस कितना रख रहे हैं। तो यहाँ पर चार्ज का अमाउंट जो है वो जितना मन करे आप बढ़ा सकते हैं, यानी 1000 टाइम्स 10,000 टाइम्स भी बढ़ सकता है। वहाँ पर वो सिचुएशन जैसे उस टाइप का बना देंगे, दोनों को काफ़ी क्लोज कर देंगे, क्लोज में कर देंगे तो हो जाएगा ऐसा। तो उस सिचुएशन में इस पर चार्ज रखने का जो लिमिट है वो तो बहुत अधिक हो गया, यानी इसका कैपेसिटेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तो कैपेसिटेंस, जबकि इसका एरिया नहीं बढ़ाया गया। कैपेसिटेंस डिपेंड करता है किस पर, एरिया पर, उसके नज़दीक के सराउंडिंग पर। सराउंडिंग क्या है, जैसे यहाँ पर माइनस चार्ज रखने के कारण होता है, और साथ साथ यहाँ कौन सा सराउंडिंग है, कौन सा मीडियम है। मीडियम डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जिसका जितना ही ज़्यादा होगा, इसका अर्थ है उस पर चार्ज उतना ही ज़्यादा रख सकते हैं यदि अकेले है तो यहाँ पर एरिया को नहीं बढ़ाया गया, सराउंडिंग में भी कोई चेंज हम नहीं किए, केवल एक प्लेट को, मेटल प्लेट को इसके पैरेलल और क्लोज में प्लेस कर दिए। तो इस सिचुएशन में इसका स्ट्रेंथ क्या हो गया, ये चार्ज रखने का लिमिट क्या हो गया, बहुत अधिक बढ़ गया। तो इस तरह से यह जो सिस्टम बना इसको कहते हैं कैपेसिटर। अब यहाँ पर कैपेसिटर जो होता है, इसमें माइनस चार्ज नहीं देने का भी एक उपाय है। उपाय क्या है, आप एक काम कीजिए, यहाँ पर एक इसको ग्राउंडेड कर दीजिए। इसको कंडेंसर प्लेट कहते हैं, जिस पर चार्ज दे रहे हैं, जिस चार्ज का हमें रोल है, जिसका यूज करना है, और इसको ग्राउंडेड आप कर दीजिए। तो जब ग्राउंडेड आप कीजिएगा तो समझ रहे हैं आप कि इस 85 माइक्रोकूलम चार्ज के कारण यहाँ पर माइनस इंड्यूस होगा, माइनस 85 माइक्रोकूलम, और इधर इंड्यूस होगा माइनस 85 माइक्रोकूलम, इधर इंड्यूस होगा प्लस 85 माइक्रोकूलम, दोनों तरफ इंड्यूस होंगे। और ये ग्राउंडेड होने के कारण ग्राउंड के जो इलेक्ट्रॉन है, ग्राउंड के पास -1 नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर चार्ज होता है, इसके काफ़ी करीब होता है। ये यूनिट एरिया में, यूनिट मीटर स्क्वायर एरिया में 1 नैनो कूलम निगेटिव चार्ज होता है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं ग्राउंड के पास, जिसे अर्थिंग करना कहते हैं। यहाँ पर अर्थेड या ग्राउंडेड कर सकते हैं इसको हम। तो ये ग्राउंडेड के कारण जो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आएंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को काउंटर फिट कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, तो हमारे पास यही चार्ज बचेगा। तो इधर 85 माइक्रोकूलम चार्ज है, इस पर -85 माइक्रोकूलम बिना दिए हुए आ जाएगा। तो इस तरह से हमको दूसरे प्लेट पर चार्ज देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो केवल उसको अर्थेड या ग्राउंडेड कर देते हैं तब। तो इस तरह से प्लेट्स, यदि हम प्लेट्स को, प्लेन प्लेट्स हैं, इसको हम यदि पैरेलल और क्लोज में, मेटल प्लेट्स को पैरेलल और क्लोज में हम प्लेस कर रहे हैं, तो इस तरह से जो कैपेसिटर बन रहा है उस कैपेसिटर का नाम होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और सिलेबस में यही पढ़ना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हालांकि और 2 कैपेसिटर्स भी होते हैं जिनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। एक होता है स्फेरिकल कैपेसिटर, जिसमें 2 ठो स्फेयर्स होते हैं, कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स होते हैं। एक यहाँ सॉलिड भी हो सकता है और एक हॉलो होगा, आउटर जो होगा हॉलो होगा, और ये दोनों थिन स्फेरिकल सेल भी हो सकते हैं, कॉन्सेंट्रिक होंगे। एक को हम अर्थेड कर देते हैं, या तो बाहर वाले को अर्थेड कर सकते हैं आप, या अंदर वाले को भी अर्थेड कर सकते हैं। तो अंदर वाले को अर्थेड करते हैं तो कैपेसिटेंस इसका इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि 2 कैपेसिटर मिलता है, एक यह और एक यह। ये इसका इनर सरफेस, इसका, और यह प्लेट, ये जो थिन स्फेरिकल सेल है, दोनों मिल करके एक ठो कैपेसिटर बनाएंगे। जब अंदर वाले को ग्राउंडेड करते हैं तब, अंदर वाले को ग्राउंडेड करते हैं तब ऐसा होता है, एक ठो कैपेसिटर या एक ठो कैपेसिटर इसके कारण मिल जाएगा, इसके कारण। और ये दोनों कैसे कॉम्बाइन होंगे, यहाँ पर दिख रहा है चार्ज, इस पर देंगे तो दोनों सरफेस पर जाएगा, यानी ये तो आगे पढ़ना है। हालांकि वो कॉम्बिनेशन जो होगा वो पैरेलल होगा, तो दोनों कैपेसिटेंस ऐड हो जाते हैं, जिससे रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ज़्यादा मिलता है। और यदि बाहर के कारण हम देखेंगे, बाहर ग्राउंडेड कर रहे हैं, तो कैपेसिटेंस जो होता है वह एक कैपेसिटर इसमें मिलता है, तो कैपेसिटेंस उसके रेस्पेक्ट में थोड़ा सा कम होता है। तो ये हो गया स्फेरिकल कैपेसिटर, जिसके बारे में पढ़ना ही नहीं है तो फिर काहे के लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किया जाए।
और एक होता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर जिसमें दो कॉक्सियल सिलेंडर होते हैं। यहाँ पर दो कॉक्सियल सिलेंडर हम लोग ले लेंगे ऐसे, समझ रहे हैं आप लोग। ये कॉक्सियल सिलेंडर्स हैं दो ठो, दोनों को दोनों का एक्सिस एक ही है। तो इस सिचुएशन में हम बाहर ही जनरली ग्राउंडेड हम लोग करते हैं और इस तरह से यह कैपेसिटर भी मिल जाता है। यहाँ भी मेटल प्लेट्स से ही बने होते हैं। ये चाहे सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हो इसमें मेटल प्लेट्स होते हैं, चाहे स्फेरिकल कैपेसिटर हो मेटल प्लेट्स होते हैं, चाहे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो इसमें मेटल प्लेट्स होते हैं। पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो इसलिए हम इन दोनों पर चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा देख लें हम लोग। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है इसका कैपेसिटेंस देखना होगा हमें, तो C इज इक्वल टू, अभी इसके पहले देखे थे C इज इक्वल टू क्यू बाई वी आया था, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज बाई पोटेंशियल। तो यहाँ दोनों का पोटेंशियल मिला के देखेंगे हम लोग। ये एक पर 85 है, दूसरे पर -85 है, तो इसको समझाने के लिए बताए थे हम। अब यहाँ पर हम चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू मान लेते हैं इस पर, और इस पर -q है। अब ध्यान दीजिए ये दोनों चार्जेज जो हैं वो इनर प्लेट्स पर आएंगे, क्योंकि दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये भी इनर सरफेस पर आएगा, ये भी इनर सरफेस पर आ जाएगा। दोनों इनर सरफेसेस पर चार्जेज आ जाएंगे, यानी चार्ज इस पर होगा और इसमें भी चार्ज इस पर होगा। अब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात हो रही है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब C इज इक्वल टू क्यू बाई वी है। यदि इसका नाम हम A मान लें, स्मॉल ए, और इसका नाम B मान लें, दोनों प्लेट्स का नाम, तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी ए भी ले लेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर, इस पर क्यू चार्ज है, इस पर -q चार्ज है, तो क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की ओर होगा। A से कहाँ की ओर होगा? B की ओर होगा। तो हम VAB को लिख देंगे Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट वेक्टर dr, E डॉट dr, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू याद होगा इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट वेक्टर dr विथ निगेटिव साइन, मतलब माइनस साइन के साथ होता है। और कहाँ से कहाँ की ओर? तो हम A से B की ओर बढ़ रहे हैं, तो VB माइनस VA होगा। VAB यहाँ लिखे हैं तो इसका अर्थ है VA माइनस VB होगा यहाँ पर, VA माइनस VB होगा यहाँ पर। तो हम कहाँ से बढ़ रहे हैं? चाहें तो देखिए दोनों में से किसी तरफ से बढ़ सकते हैं। DR का डायरेक्शन आप चाहें तो A से B की ओर ले सकते हैं या B से A की ओर ले सकते हैं, आप जैसे मन करे ले सकते हैं। यदि हम यहाँ पर VAB देख रहे हैं, VA माइनस VB देख रहे हैं, तो इस सिचुएशन में हम A में से B के पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि B से A की ओर मूव करें, यानी DR जो है वो B से A की ओर ले लें, तब यहाँ B to A हो जाएगा। और यदि DR का डायरेक्शन A से B की ओर ले रहे हैं, DR का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आगे ही होगा, ये तो ठीक है। और DR का डायरेक्शन यदि हम A से B की ओर ले रहे हैं, तब उस सिचुएशन में DR A to B यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ B से A की ओर, ये तो VAB के लिए लिखना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर DR और E के बीच का जो एंगल है वह डिपेंड करेगा कि DR का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लिया गया है कि ऑपोजिट लिया गया है। तो जिधर आप चाहें ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए VAB लिए हैं, AB यानी VA माइनस VB। तो ये ध्यान दीजिए, हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल नहीं करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। इसका अर्थ है हम B से A की ओर बढ़ रहे हैं, तभी ना VA माइनस VB किया गया है, इसलिए DR का डायरेक्शन हमने इधर की ओर ले लिया। अब ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि इतना टेंशन, इतना माथापची नहीं भी करके डायरेक्ट भी रिजल्ट ले सकते हैं हम लोग। कैसे? ध्यान दीजिए, यहाँ कैपेसिटेंस जो है यह एक टर्म है जो पॉजिटिव होता है।
किसी बॉडी का कैपेसिटी निगेटिव नहीं, जैसे 1 लीटर का बोतल है तो उसका कैपेसिटी -1 लीटर कहीं नहीं होता है, -2 लीटर नहीं होता है, ऐसा कोई कैपेसिटी नहीं होता है। और कैपेसिटेंस भी चार्ज लेने का जो होता है, चाहे माइनस में चार्ज ले चाहे प्लस में चार्ज ले, कैपेसिटेंस जो होता है वो तो पॉजिटिव होता है कि उतना उस पर चार्ज लेगा, उतना मैग्नीट्यूड का चार्ज उस पर लेगा, वो प्लस में है या माइनस में है, इससे कोई कैपेसिटेंस प्लस नहीं होगा, कैपेसिटेंस माइनस नहीं होगा, हरदम पॉजिटिव ही रहेगा। तो जब यह पॉजिटिव है तो इसके झमेले में क्यों पड़े कि माइनस हम E.dr किधर लेंगे, dr पीछे लें कि आगे लें, नहीं पढ़ेंगे, सीधे सीधे लिख देंगे Q बाई वी ए बी, क्यू पॉजिटिव लेंगे तो इसको भी पॉजिटिव कर देंगे, बात करते हैं पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा, बस वो एक तरीका है। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं कॉन्सेप्ट से आगे बढ़े तो उससे भी बढ़ सकते हैं, देखिए आप यहाँ पर जैसा मर्जी। तो पहले एक काम करते हैं, सीधे सीधे बना देते हैं ताकि आसान लगे, और तब इस कॉन्सेप्ट से हम उसके बाद बता देंगे। पहले इसको सीधे सीधे बनाते हैं। यहाँ पर देखिए Q बाई वी ए बी इज इक्वल टू Q बाई वी ए माइनस वी बी, तो E.dr। अब ये ध्यान रखना है कि दोनों प्लेट्स एक दूसरे के क्लोज में हैं, तो इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड हम कांस्टेंट लेते हैं, होता नहीं है, ज्यूम करते हैं कांस्टेंट, होता नहीं है। यहाँ चार्जेस जो होंगे, इस यहाँ पर समझिए, फिगर को रफ नहीं करें, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, तो क्लियर है कि प्लस क्यू चार्ज जो है इस प्लेट पर पूरा, इस सरफेस पर पूरा फैला हुआ है, और माइनस क्यू चार्ज भी यहाँ पूरा फैला हुआ है, प्लस चार्ज यहाँ पर पूरा फैला हुआ है यहाँ पर, और माइनस चार्ज भी यहाँ पूरे सरफेस पर क्या है, फैला हुआ है। तो इस सिचुएशन में इसके बहुत नज़दीक देखेंगे तो क्यू चार्ज के कारण डिस्टेंस जब बहुत कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट होगा, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हालांकि यहाँ उससे नहीं देख रहे हैं, E इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट से देखेंगे। लेकिन जब चार्ज के बहुत नज़दीक होगा, यहाँ भले चार्ज का एलिमेंट है लेकिन एलिमेंट चार्ज भी है, तो Q के जगह पर हम dq लिख सकते हैं, या dq 0 नहीं है लेकिन R तो इनफाइनाइट है, यहाँ पर R तो 0 है, उल्टा बोला गया गलती से, R यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस क्या है, 0 है। तो जब 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पर इनफाइनाइट होगा, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बहुत अधिक होगा यहाँ पर, और जैसे, और इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम होगा, लेकिन इसके कारण तो इनफाइनाइट के काफ़ी करीब होगा, यानी बहुत अधिक होगा। जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे इससे डिस्टेंस बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और इससे डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस बढ़ने के कारण डिक्रीज होगा, R इंक्रीज होगा तो E डिक्रीज होगा, चूंकि R स्क्वायर है यहाँ पर, लेकिन इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा। अब ओवरऑल देखें तो ये डिस्टेंस बढ़ने के कारण जितना तेजी से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, इससे डिस्टेंस कम होने के कारण उतना तेजी से इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज नहीं होगा, इसीलिए ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ डिक्रीज होगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सेंटर तक, दोनों के सेंटर तक, दोनों प्लेट्स के सेंटर तक जब बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होते जाएगा, इनफाइनाइट से घट के मिनिमम पर यहाँ पहुँचेगा, वो 0 नहीं होगा, मिनिमम पर पहुँचेगा। उसके बाद यहाँ से फिर जब आगे बढ़ेगा तो इससे नज़दीक होगा, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसके कारण इंक्रीज होगा, और डायरेक्शन सेम रहेगा। तो जैसे जैसे यहाँ बढ़ेंगे आगे, इसके नज़दीक पहुँचेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होते होते फिर इनफाइनाइट की ओर पहुँच जाएगा। तो इनफाइनाइट से घटते घटते मिनिमम होगा, और सेंटर पर, और मिनिमम से बढ़ के फिर इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट की ओर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कांस्टेंट नहीं होता है, ये तो समझ गए, इनफाइनाइट से एक मिनिमम वैल्यू, फिर मिनिमम वैल्यू से इनफाइनाइट हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं, मतलब ये मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सारे पॉइंट पर क्या है, सेम है। तो उस सिचुएशन में जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मान लिए और यहाँ डिस्टेंस d मान लेते हैं, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस, यहाँ पर दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस यदि d एज्यूम कर लिया जाए, तो उस सिचुएशन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सीधे E इंटू डी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E लिख सकते हैं, अब पोटेंशियल डिफरेंस के लिए E इंटू डी लिख सकते हैं, और ये प्लस में लिए हैं तो इसको भी प्लस में ले लेंगे, क्योंकि ये प्लस में है तो ऊपर प्लस है तो नीचे भी प्लस होगा, ऊपर माइनस तो नीचे भी माइनस कर देंगे, सीधे सीधे। ये सब आसान तरीका है कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। आप फिर उससे भी देख सकते हैं, जो कॉम्पिटिटिव व्यू से जेई पर्पज से, वैसे कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा अच्छे रहेंगे दिमाग में बैठाने के लिए। लेकिन ये भी है नीट पर्पज से, या इसमें भी हम लोग बढ़ सकते हैं आसानी से, ये किसी भी पर्पज से आप समझ सकते हैं, 12th पर्पज से भी समझ सकते हैं। तो Q बाई
ई इंटू डी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना होगा, तो एक यहाँ पर प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, यह जो सरफेस है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आगे की ओर मिल रहा है, जिसका वैल्यू होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड आगे ही मिल रहा है, तो इसका वैल्यू होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर E इज इक्वल टू, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो ऐड हो जाएगा, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ रहे हैं आप लोग, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट यानी एप्सिलॉन नॉट हो गया, सिग्मा का वैल्यू हो जाएगा चार्ज बाई एरिया, एक प्लेट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज क्यू है, एरिया मान लेते हैं ए है, इनर सरफेस एरिया, इसका भी सरफेस एरिया ए, इसका भी सरफेस एरिया ए। तो क्यू बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट यानी क्यू बाई ए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इनटू डिस्टेंस डी है तो इनटू डी। अब क्लियर है कि ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये वैक्यूम, इसके अंदर यदि वैक्यूम है या एयर है तब जाके एप्सिलॉन नॉट यूज किया जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यही कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू हो जाएगा, जो 12th में नॉर्मल क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है। जेई और नीट के लिए इसमें और थोड़ा सा डेप्थ में हम लोग जाएंगे आगे। मेन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। और यदि इसके बीच में मीडियम, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो, तो यहीं से आप समझ रहे हैं, हम दूसरे मेथड से भी निकलवाएंगे उसको। जब कैपेसिटेंस के दोनों प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया जाए, मतलब कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा जाए या फिर केवल एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा जाए, तो क्या होगा वो दूसरे कॉन्सेप्ट से देखेंगे। लेकिन सीधे सीधे दिख रहा है कि यहाँ पर यदि मीडियम कुछ दूसरा चेंज कर दिया जाए तो एप्सिलॉन नॉट की जगह पर एप्सिलॉन आ जाएगा। तो ये हो गया एयर के लिए या वैक्यूम के लिए। और दूसरे किसी मीडियम के लिए फॉर एनी मीडियम ऐसा कर देंगे, फॉर एनी मीडियम बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात हो रही है, कोई भी मीडियम होगा तो उस सिचुएशन में C इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए अपॉन डी कर देंगे। एप्सिलॉन ए अपॉन डी ये किसी भी मीडियम का परमिटिविटी है। हमको लगता है आप लोग अच्छे से समझे हैं, और वीडियो अब लंबा हो रहा है इसलिए यहीं पर रोक रहे हैं। कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक जब मीडियम होंगे तब क्या होगा, या प्लेट्स को छोटा बड़ा कर देंगे, एक छोटा प्लेट है एक बड़ा प्लेट है, तो क्या होगा, या चार्जेज हम दोनों पर अलग अलग प्लेस करेंगे, यहाँ पर ग्राउंडेड नहीं है, तब क्या होगा। ये सारे कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखने के लिए, मतलब उस टाइप के कॉन्सेप्ट्स को देखने के लिए अगले वीडियो की आपका वेट कीजिए। आप अगले वीडियो में ये सारी चीज़ों को हम डालेंगे कि क्या होगा उस सिचुएशन में, कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक मीडियम या फिर केवल डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा, या उसके बाद फिर अब उसको कैपेसिटेंस से रिलेटेड या कैपेसिटर से रिलेटेड और टॉपिक्स हम देखेंगे। तो हमको लगता है आप लोग बहुत अच्छे समझे होंगे। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समझने में आप लोगों को कठिनाई महसूस होती हो, कोई भी ऐसा लगता हो कि नहीं इसको और अच्छे से दूसरे तरह समझाया जा सकता है, या और डेप्थ आप चाहते हैं कि नहीं और डेप्थ का वीडियो आप डालते रहिए। जेई पर्पज़ से बहुत डेप्थ का वीडियो हम डालना चाहते हैं, बहुत डेप्थ के प्रॉब्लम्स का। तो उसके लिए हम ऐसा कर रहे हैं कि पहले कॉन्सेप्ट्स में आगे बढ़ें। हम कॉन्सेप्ट्स में भी बहुत पीछे हैं, तो मिला के, और डेप्थ का जितना भी डेप्थ का क्वेश्चन होता है उसमें मिला के क्वेश्चन होता है। तो प्रॉब्लम्स के लिए भी अलग अलग वीडियोज हम बना के डालेंगे, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स होंगे। आप लोग उस प्रॉब्लम से बहुत फ़ायदा उठाइएगा और बहुत जल्द डालेंगे उसको। ये जल्दी ही हम कैपेसिटर ख़त्म कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच जैसे ही मेरा ख़त्म होता है, हम बहुत अच्छा क्वेश्चन जेई का जो अच्छा अपने से जो हम क्वेश्चन बना सकते हैं, उस क्वेश्चन को बहुत अच्छा क्वेश्चन हम सेट कर सकते हैं। आप लोगों को दिखाई देगा, वो आगे बताएंगे हम। वीडियोज़ को आप देखते रहिए और उससे बहुत सीखने को मिलेगा। आपको दूसरी जगह से भी सीखने को मिला होगा। हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम ही बहुत अच्छा जानते हैं, ये बात नहीं कर रहे हैं, आप बुरा मत मानिएगा आप लोग। हम प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से कोशिश करते हैं, बहुत डेप्थ से डेप्थ प्रॉब्लम सेट करने का, और कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश करते हैं। हम बहुत अधिक कॉन्सेप्ट्स में मेहनत किए हुए, तो बस केवल आप ध्यान दीजिए और
कमेंट्स में बोलिए कि हम जो वीडियो बना रहे हैं, जितना उसका स्पीड रख रहे हैं, क्या उससे फास्ट समझाएं, उससे ज़्यादा मटेरियल एक वीडियो में डालें कम टाइम में, ये सब आप थोड़ा सा कमेंट में डालिए ना। यदि आप हमसे कुछ चाहते हैं, हमसे कुछ अपेक्षा रखते हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि आप कमेंट में डालिए कि हाँ वीडियो को और कैसे आप अच्छा आपको लगेगा, क्या करें कि आपको और अच्छा लगेगा, आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा वीडियो को। तो वैसा आप कमेंट्स में डालिए प्लीज़। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम टीचर होके भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए कि हम चाहते हैं कि आप लोगों को कुछ सिखा सकें। हम जितना अच्छा सिखा सकते हो, जितना अच्छा आपको कुछ मिल सकता हो हमसे, वो हम मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। ये इसके बाद हम बस इन्हीं शब्दों के साथ अपने वीडियो को यहाँ बंद कर रहे हैं। आगे आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब देखिएगा, जैसे करना होगा कीजिएगा, और हम तो अपेक्षा रखेंगे, मेरी तो आशा है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर डालिएगा, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।